नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने वाला हूं, जो हर पेंशनर और सरकारी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है। पहली जानकारी है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से जुड़ी हुई। दूसरी जानकारी 8वें वेतन आयोग के एरियर्स के बारे में और तीसरी जानकारी है उन 69 लाख पेंशनर्स की अपील के बारे में जो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई गई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहली जानकारी यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट कब जमा करें उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट की। बहुत से पेंशनर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि उनकी पेंशन स्लिप में ड्यू डेट अगले साल की दिख रही है, तो क्या वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में ही जमा कर दें। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट पहले ही जमा कर दिया है तो आप स्पर्श ऐप पर चेक करें। अगर वहाँ ड्यू डेट 30 नवंबर 2026 दिख रही है, मतलब अगले साल की, तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक अप्रूव हो चुका है। अब बात करते हैं उन पेंशनर्स की जिनकी पेंशन स्लिप में अलग अलग ड्यू डेट दिख रही है। किसी की 31 मार्च 2026, किसी की जनवरी 2026, किसी की फरवरी या जून 2026 दिख रही है। तो सवाल है कि क्या इन्हें नवंबर में ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहिए। तो मेरी सलाह बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट उसी महीने में जमा करें जो आपकी ड्यू डेट है। यह सलाह मैं विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए दे रहा हूँ जो एक्सपर्ट से पेंशन ले रहे हैं। जैसे अगर आपकी ड्यू डेट 31 मार्च 2026 है तो आप मार्च 2026 में ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। अगर जनवरी की डेट है तो जनवरी में, जून की है तो जून में जमा करें। हाँ, अगर आपको कहीं बाहर देश से बाहर जाना है या लंबे समय के लिए कहीं जाना है, तब आप नवंबर में पहले से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बाकी जो पेंशनर्स बैंक से, सीपीपीसी से, डीपीडीओ से या ट्रेजरी पेंशन से पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए नवंबर महीना ही निर्धारित है। 30 नवंबर तक वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी जानकारी, जो कि है 8वें वेतन आयोग का 18 महीने का एरियर्स के बारे में। तो अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी की। एनडीटीवी इंडिया ने एक खबर दी है जिसमें बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन मिल सकती है और साथ में 18 महीने का एरियर्स भी मिलेगा। यह स्पष्ट कर दूं कि यह 18 महीने का एरियर्स डीए का नहीं है, यह 8वें वेतन आयोग का एरियर्स है। जो डीए एरियर्स को कोरोना काल में रोका गया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यह पूरी तरह से 8वें वेतन आयोग के लागू होने से जुड़ा हुआ एरियर्स है। एनसीजेसीएम के नेताओं के मुताबिक चाहे आयोग कभी भी लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का एरियर्स मिल सकता है। यह एरियर्स 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 जून 2027 तक होगा। अब समझते हैं टाइमलाइन को। तो पिछले वेतन आयोग को देखते हुए किसी भी वेतन आयोग का रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने लगते हैं। सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है रिपोर्ट तैयार करने के लिए। यह 18 महीने अप्रैल 2027 में ख़त्म हो रहे हैं। उम्मीद है कि अप्रैल 2027 तक या उससे पहले वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार को 3 से 9 महीने समीक्षा करने में लगते हैं। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बनाया गया था और नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। हालांकि इस बार प्रक्रिया थोड़ी तेज हो सकती है। अगर हम मानकर चले कि अप्रैल 2027 में वेतन आयोग रिपोर्ट सौंपता है और सरकार 2 महीने में उसे अप्रूव कर देती है, तो जून तक पूरा काम फाइनल हो सकता है। फिर जुलाई 2027 से आपके हाथ में बढ़ी हुई पेंशन या सैलरी आना शुरू हो सकती है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 जून 2027 तक का जो बैंक डेट का एरियर्स बनेगा वह भी आपको मिलेगा। यानी पहले 12 महीने और फिर 6 महीने, कुल मिलाकर 18 महीने का एरियर्स। तो 18 महीने का एरियर्स प्लस जुलाई 2027 से सैलरी में बढ़ोतरी, यह सबसे बेहतर स्थिति मानी जा रही है। अब बात करते हैं तीसरी जानकारी, जो कि है 69 लाख पेंशनर्स की अपील के बारे में। अब आते हैं तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पर। तो दोस्तों, एक प्रमुख न्यूज़ चैनल ने खबर दी है कि 69 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि यह लोगों कौन है। यह पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स को मिलाकर जो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण मांगे लेकर सामने आए हैं। पहली मांग है कि परिसंघ ने 8वें वेतन आयोग का पेंशन संरचनाओं की व्यापक जांच करने का अधिकार देने वाले स्पष्ट निर्देश की मांग की है। इसमें पेंशन में संशोधन, रिटायरमेंट की तारीख से आगे समानता तय करना, 15 सालों के बाद कंप्यूटेशन बहाली को घटाकर 11 साल करना, सीनियर सिटीजन के लिए हर 5 साल में एक्स्ट्रा पेंशन शुरू करना, CGHS की पहुंच में सुधार करना और CGIS का पुनर्गठन शामिल है। सीधे शब्दों में कहे तो मांग है कि सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। साथ ही जो कंप्यूटेशन का 15 साल का पीरियड है उसे घटाकर 11 साल करने की मांग को भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाए। मेडिकल सुविधाओं का भी स्पष्ट उल्लेख हो और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पेंशनर्स का जिक्र साफ तौर पर किया जाए कि उन्हें भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। दूसरी बड़ी मांग है पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल करने की। तो दोस्तों, परिसंघ ने कहा है कि अप्रैल 2004 के बाद सर्विस में आए 26 लाख कर्मचारी NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम से बेहद असंतुष्ट है। इसलिए मांग की गई है कि 8वें वेतन आयोग को सभी पेंशन योजनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए और सबसे ज़्यादा फायदेमंद विकल्प की सिफारिश करनी चाहिए, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हो। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण मांग है कि 20% अंतरिम राहत की। चूँकि 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो रही है, इसलिए उससे पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 20% इंटरिम रिलीफ दिया जाए। बढ़ती महंगाई और वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी को देखते हुए लगभग 1.2 करोड़ एक्टिव कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के मनोबल की रक्षा के लिए यह राहत जरूरी है। दोस्तों, चौथी मांग है कि स्वायत्त संस्थाओं, वैधानिक नियामकों और ग्रामीण डाक सेवकों के कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए। उन्हें सरकारी सेवा का अभिन्न अंग माना जाए। और आखिरी मांग है कि CGHS वेलनेस सेंटरों का विस्तार और पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस उपचार की बेहतर व्यवस्था, मेडिकल सुविधाओं में सुधार और कैशलेस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों को भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाए। दोस्तों, यह खबर अभी हर जगह वायरल हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र किया जाए। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को मिलाकर को 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा मिलना चाहिए। यह बिल्कुल सही और जायज़ मांग है। तो दोस्तों, यह थी तीनों महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पहली थी लाइफ सर्टिफिकेट अपनी ड्यू डेट के महीनों में ही जमा करें। दूसरी थी कि 8वें वेतन आयोग के तहत 18 महीने का एरियर्स मिल सकता है, जुलाई 2027 से मिल सकता है। और तीसरी जानकारी थी कि 69 लाख पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री जी से कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है, जो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जिसमें पहला था कि लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी, जिसमें हमने समझा कि स्पर्श पेंशनर्स को अपनी ड्यू डेट के अनुसार ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना चाहिए, जबकि बैंक, CPPC, DPDO और ट्रेजरी के पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है। दूसरा कि 8वें वेतन आयोग का 18 महीने का एरियर्स, जो 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक का बन सकता है और जुलाई 2027 से बढ़ी हुई पेंशन या सैलरी मिलने की संभावना है। यह DA का एरियर्स
नहीं बल्कि वेतन आयोग का एरियर है। तीसरा बात की कि 17 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की प्रधानमंत्री जी से अपील, जिसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का स्पष्ट उल्लेख, कंप्यूटेशन पीरियड को 11 साल करना, 20% अंतरिम राहत, पुरानी पेंशन योजनाओं की बहाली और मेडिकल सुविधाओं में सुधार जैसे मांगे शामिल है। यह सभी जानकारियाँ प्रामाणिक न्यूज़ सोर्स से ली गई है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार का होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन मांगों पर सकारात्मक फैसला लेगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है या आपको किसी और विषय पर जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके सवालों के जवाब देना मेरी प्राथमिकता है। इस जानकारी को अधिक से अधिक पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। पेंशन और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें। दोस्तों याद रखें, सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।